नमस्कार, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। आज का संपादकीय इंडियन एक्सप्रेस अखबार से लिखा है विजय गोखले साहब ने। आप में से कई लोग जानते भी होंगे, वो भारत के भूतपूर्व फॉरेन सेक्रेटरी रहे। किस विषय पे लिखा है? जियांग टू शी। शी यानी कि चीन के वर्तमान में चीन के प्रमुख नेता शी जिनपिंग। लेकिन जियांग साहब कौन है, इसकी चर्चा इस संपादकीय में करेंगे। वो चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, इसका जिक्र भी इस संपादकीय में आएगा। मोटा मोटी बात यह है कि आखिर शी जिनपिंग कहां चूक गए, इस पर लोग बात करने लगे हैं। क्यों बात करने लगे हैं? हमने कुछ दिनों पहले एक संपादकीय में इसकी चर्चा भी की थी कि चीन में बड़े दर्जे पर प्रोटेस्ट उभरे हैं। ये प्रोटेस्ट इसके बावजूद उभरे हैं कि चीन की इकोनॉमी ही नहीं, बल्कि वहां की राजनीति, वहां का इंफॉर्मेशन सिस्टम, वहां पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत कंट्रोल है। वन पार्टी स्टेट हम चीन को कहते हैं। इसके बावजूद अगर लोगों में ना सिर्फ समस्याएं उभरी, बट उन समस्याओं ने एक प्रोटेस्ट मूवमेंट का भी का रूप अख्तियार कर लिया, तो कहीं ना कहीं शी जिनपिंग की लीडरशिप पे सवाल उठने खड़े हुए हैं। हमने पिछले बार संपादकीय में ये देखा था कि इस बार के प्रोटेस्ट का स्वरूप पिछली बार के या पहले के प्रोटेस्ट से कैसे अलग है। आज के संपादकीय में हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जियांग जेमिन साहब, जो एक समय चीन के सर्वोच्च नेता बने थे और बड़ी विकट परिस्थितियों में वहां के नेता बने थे, वो चीन को उन विकट परिस्थितियों से कैसे निकाल के ले गए, उनके क्या क्या अचीवमेंट्स रहे, वो अचीवमेंट्स वो कैसे अचीव कर पाए, ये तीन बातें। फिर हम देखेंगे कि शी जिनपिंग कहां कहां फेल हो रहे हैं। जियांग जेमिन के मृत्यु जो हाल ही में हुई है, इसकी वजह से लोग क्यों उनकी तुलना बार बार शी जिनपिंग से कर रहे हैं, और ऐसे में शी जिनपिंग के फेलियर क्यों और बड़े होकर दिख रहे हैं। ब्रॉड एनालिसिस से ही इस संपादकीय को समझने की कोशिश करते हैं। तो हाल ही में चीन के भूतपूर्व जनरल सेक्रेटरी, कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जियांग जेमिन साहब का देहांत हो गया शंघई में 96 वर्ष की मृत्यु में। अब ये बड़ी विकट परिस्थिति के समय हुआ है। किसके लिए विकट परिस्थिति? शी जिनपिंग साहब के लिए विकट परिस्थिति। क्यों? क्योंकि चीन में प्रोटेस्ट मूवमेंट चल रहे हैं, जो एक प्रकार से उनकी लीडरशिप को सीधी चुनौती है। अब ऐसे में हाल ही में जब 20वीं पार्टी कांग्रेस हुई थी चीन की, जिसमें अक्टूबर 2022 में जब ये पार्टी कांग्रेस हुई, तो उस समय तीसरी बार, आज तक केवल 2 ही टर्म्स दिए जाते थे इस पद पर, जिस पद पर शी जिनपिंग साहब को तीसरा टेन्योर मिल गया। और ऐसे में उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी उनकी अथॉरिटी को पब्लिकली चैलेंज किया जाने लगेगा। जो अभी के प्रोटेस्ट, जो एंटी कोविड प्रोटेस्ट के तौर पे शुरू हुए थे, एंटी कोविड प्रोटेस्ट, चीन में अभी भी कई जगहों पे कोविड के आउटब्रेक हो रहे हैं, और ऐसे में चीनी सरकार उनको बड़ी रथलेसली दबा रही है। तो शुरुआत में जब ये हुआ, दुनिया के कई देशों में हुआ, भयंकर लॉकडाउन लगे, लोगों ने इसको सह लिया, ये मानकर कि ये टेम्पररी बात है। लेकिन कुछ देश, जिसमें चीन प्रमुख है, वहां पर ये बहुत एक्सटेंडेड हो गए, लंबे खिंच गए। तो लोग सवाल उठाने लगे कि लॉकडाउन हमारी भलाई के लिए लगाया जा रहा है, तो भलाई होती दिख क्यों नहीं रही है? हमारे जीवन में बेहतरी होती क्यों नहीं दिख रही है? जीवन क्यों और बदहाल हो रहा है? तो एंटी कोविड प्रोटेस्ट शुरू हुए थे, वो और विकराल रूप अख्तियार कर चुके हैं। तो अब ऐसी बात नहीं है, कोई ये ना समझने लगे कि जो जियांग जेमिन साहब थे, वो शी जिनपिंग साहब से बिल्कुल ही अलग थे या अलहदा सोच रखते थे। ये मत सोचिएगा। ये पैराग्राफ इसी बारे में बात करता है कि जियांग की पॉलिटिकल फिलॉसफी शी जिनपिंग की पॉलिटिकल फिलॉसफी से अलग नहीं थी। किन मायनों में? दोनों मानते थे कि पश्चिम जो है, वो चीन के अंदरूनी मामलों में इसलिए दखल देना चाहता है कि एक, वो चीन के समाज को पश्चिमी हवा में रंग दे, पश्चिमी हवा का आदी बना दे, और दूसरा, कम्युनिस्ट पार्टी की जो ग्रिप है चीन पर, उसको कमजोर कर दे। तो दोनों ही पश्चिम को संदेह की नजर से देखते थे। एक सिमिलैरिटी। इसके अलावा दोनों का मानना था, या एक का तो मानना अभी भी है, और जियांग जेमिन साहब का भी मानना है, था कि पुराना वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो टूट चुका है और नया वर्ल्ड ऑर्डर बना नहीं है। वर्ल्ड ऑर्डर, अगर आप बात नहीं समझे हैं, यानी कि माना जाता है कि एक ग्लोबल ऑर्डर बना हुआ है। किसके द्वारा माना जाता है? सभी देशों में एक मोटी मोटी सहमति है कि कुछ मुल्क दुनिया में अभूतपूर्व शक्ति अपने पास समेट चुके हैं।
उस शक्ति के साथ उन मुल्कों पर कुछ जिम्मेदारी भी है। उदाहरण के तौर पे हालिया समय में अमेरिका को माना जाता है कि वो एक ध्रुवीय, क्योंकि सोवियत रूस का पतन हो गया 90 के दशक में, जब दो ध्रुवीय दुनिया थी, तो अब एक ध्रुवीय दुनिया में अमेरिका के पास बहुत शक्तियां हैं। लेकिन उसके बाद 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया, अमेरिका कई जगह युद्धों में उलझा, फिर अफगानिस्तान से उसकी शर्मनाक वापसी भी हुई, तो कई लोग मानने लगे कि अमेरिका पतन की ओर अग्रसर है, या कम से कम जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका की स्थिति थी वो पतन की ओर है। तो दोनों का मानना था कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है पुराना नष्ट हो चुका है, जिसमें एक या दो महाशक्तियों का प्रभुत्व था, और नया अब तक बना नहीं है। दोनों का ये मानना था। तो एक और सिमिलैरिटी ये हो गई। और इसके अलावा दोनों का ही आखिरी सिमिलैरिटी क्या थी कि दोनों का ही मानना था कि हमें हमारी स्थानीय राजनीति को, पॉपुलेशन को बहुत ही स्थिर रखना है, वहां ज्यादा प्रोटेस्ट वगैरह नहीं होने चाहिए, नहीं तो हम अपने देश की उन्नति कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो पॉलिटिकल फिलॉसफी के मामले में काफी कंटिन्यूटी है। भेद कहां पे है, ये भेद आगे खुलेगा। इसके बावजूद, इतनी सिमिलैरिटीज के बावजूद, संपादकीय आगे कहता है कि जियांग जेमिन साहब की मृत्यु जो हाल में हुई, उसने लोगों में ये बातचीत फिर से उठा दी कि एक समय था जब चीन का भविष्य बहुत अधिक आशावादी लग रहा था, आज ऐसा नहीं लग रहा है। ये बात तब और महत्वपूर्ण हो जाती है जब हम देखें कि जिस समय जियांग जेमिन साहब आए, डेंग जियोपोंग के बाद आए, तो माना जा रहा था कि चीन बड़े विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है। उसी समय तियाननमेन स्क्वायर पे भीषण नरसंहार हुआ था 1989 में। बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट मूवमेंट करके तियाननमेन स्क्वायर पे जुटे हुए थे। अंततः चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने डिसाइड किया कि हमें अपनी सड़कों पर वो भीड़ नहीं चाहिए जो हमसे सहमत नहीं है। सड़कों पर टैंक उतार दिए गए, सेना उतार दी गई, भीषण तरीके से उस प्रोटेस्ट मूवमेंट को दबा दिया गया। तो ऐसी उथल पुथल मची हुई थी जब जियांग जेमिन साहब सत्ता में आए। सत्ता में आए भी क्यों थे? क्योंकि उस समय कम्युनिस्ट पार्टी खुद दो फाड़ हो गई थी। एक जो अंततः जिसकी वजह से प्रोटेस्ट मूवमेंट को दबाया गया, वो थोड़ा शक्तिशाली हो गई थी, बट दूसरा धड़ा भी ठीक ठाक शक्तिशाली था, जिसको हम कहते हैं एलीट कोहेशन। एलीट यानी किसी भी समाज का सबसे संभ्रांत वर्ग, ऊपरी वर्ग। एलीट कोहेशन किसी भी जगह पर राजनीतिक स्थिरता के लिए जरूरी माना जाता है। ये एलीट कोहेशन समाप्त हो गया था, एलीट डिवीजन हो गया था। ऐसे समय में जियांग जेमिन साहब सत्ता में आए, और उनके सामने और क्या चुनौतियां थी कि चीन 20वीं शताब्दी के अंत की तरफ आ गया था। 1990 के दशक की बात है। चीन में बहुत गरीबी थी, बहुत भूखमरी थी। ऐसे चीन को वहां से उठाकर उन्हें विश्व में शीर्ष देशों में शुमार कराने का चैलेंज जियांग जेमिन साहब के सामने था। इसके अलावा यह भी चैलेंज था कि तमाम जगहों पर, खासतौर पे कम्युनिस्ट देशों में, चाहे पूर्वी यूरोप में तमाम देश ले लीजिए या फिर सोवियत रूस ले लीजिए, वहां पे कम्युनिस्ट देशों का पतन हो रहा था, देश विखंडित हो रहे थे। अपने देश को एकजुट रखना भी एक चुनौती थी। वो अनचार्टेड वाटर्स में थे, न भूतो न भविष्यति, ना ऐसे चैलेंज देखे गए थे और उम्मीद थी कि भविष्य में भी ऐसे चैलेंज नहीं आएंगे। वो वर्तमान का चैलेंज था और जियांग जेमिन साहब ने उसका मुकाबला किया। 13 साल वो चीन के लीडर रहे, 1989 से 2003 तक। क्या उनकी मेन पॉलिसीज रही? उन्होंने बहुत रिस्क लिए। तो अगर एक चीज देखें, अब हम उन चीजों पे आ रहे हैं जिसके चलते चीन ने कुछ अभूतपूर्व प्रगति की उन दशकों में और अपनी पुरानी छवि से बाहर निकला, लेकिन पूरी तरह बदला नहीं। तो अपने घर के दरवाजे बंद रखे, खिड़कियां खोल ली, अगर महात्मा गांधी की भाषा में कहें तो। कैसे? उन्होंने रिस्क लिए। अपने कोर सेक्टर जो थे, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज ही वहां पे चला करते थे, केवल सरकारी उपक्रम चला करते थे। उन्होंने बहुत सारे फील्ड्स को खोल दिया प्राइवेट क्षेत्र के लिए, यानी कि कई प्रकार के रिस्क लिए उन्होंने। और रिस्क में क्या मानेंगे? उन्होंने अथॉरिटेरियन कंट्रोल को कम किया। कम किया शब्द महत्वपूर्ण है, खत्म नहीं किया, क्योंकि डर यह भी बना हुआ था कि कहीं देश टुकड़े टुकड़े ना हो जाए सोवियत संघ की तरह। तो रिलेटिवली कम किया कि उन्होंने कहा कि कला, साइंस, एजुकेशन, नवाचार और जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनको खूब स्वतंत्रता दी, खूब स्वच्छंदता दी कि वो आगे बढ़े, और इसको बहुत ही अच्छे से पॉलिटिकली मैनेज किया। यानी फाइन बैलेंस रखा कि पार्टी का पॉलिटिकल बेस एक्सपेंड तो हो, लेकिन पार्टी की कोर आइडियोलॉजी जो है कम्युनिस्ट पार्टी की, उस पर कभी संदेह उत्पन्न ना हो सके। उन्होंने इंटेलेक्चुअल फ्रीडम तो दी,
लेकिन कहा कि पार्टी लीडरशिप के खिलाफ अगर कोई विरोध उठेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने एक वर्ड इजाद किया, ऑक्सीमोरोन कह सकते हैं हम इस वर्ड को। ऑक्सीमोरोन यानी कि दो ऑपोजिट शब्दों को अगर जोड़ दिया जाए तो उसको ऑक्सीमोरोन कहते हैं। जैसे मान लीजिए बैड फन, बुरा मजा कोई वर्ड नहीं हो सकता, तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीमोरोन। तो ऐसे ही उन्होंने एक वर्ड इजाद किया, संपादकीय उसकी चर्चा करता है, सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी। भाई सोशलिज्म को, समाजवाद को हम जानते हैं किस चीज के लिए, कि वहां पर राज्य का कंट्रोल बहुत ज्यादा रहता है मार्केट के ऊपर। जबकि कैपिटलिज्म को हम जानते हैं किसके लिए, कि मार्केट वहां बड़ी स्वतंत्रता से बिहेव करता है। इन्होंने दोनों को मिला दिया, कहा कि चीन में सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी रहेगी, समाजवादी पूंजीवाद रहेगा। एक प्रकार से आम भाषा में आप ये भी समझ सकते हैं। और इसका फायदा क्या हुआ कि चीन मार्केट का फायदा भी उठा सकेगा, और जो पश्चिम के देश हैं उनको ये भरोसा दिला सकेगा कि वो अपने पैसे को चीन में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि चीन बिजनेस के लिए बहुत खुला है। भले ही वो अपने कार्यक्रमों में समाजवादी हो, लेकिन अर्थव्यवस्था के मामले में वो एकदम पूंजीवादी है। और इसने एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया कि चीन में आर्थिक प्रगति बहुत तेजी से देखने को मिली। इसके अलावा उन्होंने वहां की जो चीन की इंटरनेशनल इमेज थी उसको भी सुधारने पर बहुत काम किया। देशों की इमेज अंततः बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है कि उनको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है, दूसरा वहां पे कितना निवेश आ रहा है, वहां के लोगों को कितनी इज्जत मिल रही है दुनिया के दूसरे मुल्कों में। इस तमाम चीजों में वहां के देश की इमेज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसी है, ये एक बड़ी भूमिका निभाती है। जियांग जेमिन साहब ने उस इमेज को भी सुधारा। उनको पश्चिम को लेके ये मुगालता नहीं था कि पश्चिम हमारे भले की बात सोच रहा है, वो अंदर ही अंदर इस बात को सहमत भी थे, जैसा हमने चर्चा की कि पश्चिम चीन को अंदरूनी रूप से कमजोर करना चाहता है। लेकिन साथ ही उन्होंने पश्चिम को इस बात का विश्वास दिलाया कि चीन एक रेस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर बनेगा, पश्चिम का साथी तक बन जाएगा, अगर चीन को उस टेबल पर जगह मिले, सारे महत्वपूर्ण निर्णयों में जगह मिले। हम देखेंगे ये कार्यक्रम सफल भी हुआ। तो एक तरीके से उन्होंने विश्वास दिलाया पश्चिम को कि आपका जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है, चीन उसी में जगह खोज रहा है। आपके वर्ल्ड ऑर्डर को पलटने की कोशिश जो आज चीन करता दिख रहा है, उस समय उन्होंने विश्वास दिलाया कि चीन ये कोशिश कभी नहीं करेगा। उनके तमाम इंटरव्यूज का भी जिक्र है जहां पे वो थोड़ा मासूम बनते थे, कभी कभी एक वर्ड का इसमें जिक्र किया है, थोड़ा जोकर जैसा भी एक्ट करते थे कि लोगों को लगे कि अरे अरे बड़े मासूम से आदमी हैं। तो पश्चिम का ईगो मसाज भी होता रहे कि हमें इस आदमी की सहायता करनी चाहिए, हमें इस मुल्क की सहायता करनी चाहिए। तो ये काम भी जियांग जेमिन साहब ने किए, चीन की इंटरनेशनल इमेज पे काम किया। अब अंतर आपको देखने को मिलेगा, उनकी जब मृत्यु हुई है पिछले ही हफ्ते, तो जो वर्तमान चीन के लीडर हैं शी जिनपिंग साहब, उन पर रोशनी गई है कि उन्होंने क्या बदलाव किए हैं पिछले कुछ दशकों में, जो बिल्कुल अलग हैं जियांग जेमिन साहब के बदलावों से। पहले तो कि जो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, सामूहिक रेस्पॉन्सिबिलिटी जो हुआ करती थी, पार्टी की कह लीजिए, तमाम नेताओं की कह लीजिए, उसकी जगह सारी शक्ति व्यक्ति केंद्रित हो गई है। ये दुनिया की कई राजनीतियों में, कई देशों की राजनीति में यह अंतर देखने को आया है। शायद इस समय में ही कुछ ऐसा है, लेकिन चीन में ये जितना साफ देखने को मिला है, उतना कम ही मुल्कों में और देखने को मिला है। पुतिन के यहाँ ये देखने को मिलता है, बोलनसारो के यहाँ, अब तो सत्ता से बाहर हो गए, यही देखने को मिल रहा था। राजपक्षे श्रीलंका में यही दिखाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग कहते हैं भारत में भी राजनीति व्यक्ति केंद्रित होती जा रही है। तो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी की जगह व्यक्ति केंद्रित राजनीति हो गई। इसके बावजूद शी जिनपिंग अपनी सारी ताकत लगाकर भी किसी प्रोटेस्ट मूवमेंट को होने से नहीं रोक पाए, जबकि जियांग जेमिन साहब जो इतनी खतरनाक परिस्थितियों में आए थे, एक बड़ा प्रोटेस्ट मूवमेंट हाल ही में हुआ था, उन्होंने मार्केट में तमाम बदलाव किए, पहली बार तमाम नीतियां बदली। होना तो यह था कि कई सारे प्रोटेस्ट मूवमेंट उभर सकते थे, लेबर लॉस चेंज हो रहे थे, सोशल वेलफेयर, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब महंगा हो रहा था, इनकी पॉलिसियों में बदलाव आ रहा था, लेकिन उन दशकों में कोई बदलाव नहीं आया। 90 से 2003 तक कोई बदलाव नहीं, माफ कीजिएगा, कोई बड़ा प्रोटेस्ट मूवमेंट देखने को नहीं मिला। लेकिन शी जिनपिंग साहब के सामने ये सब समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी की जगह अब व्यक्तिगत रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ चुकी है। इसके अलावा शी जिनपिंग ने पॉलिटिकल कंट्रोल बहुत टाइट कर दिए, सारी ताकत अपने हाथ में ले ली, लेकिन इसकी वजह से यह नहीं हुआ कि एफिशिएंसी आ जाती।
कई बार लोग ना मानते हैं कि बहुत मजबूत नेता जब आता है तो निर्णय धड़ाधड़ लेता है, ऐसा लोग मानते हैं, लेकिन इतिहास कुछ और बताता है। आमतौर पे जब शक्ति बहुत ज्यादा किसी व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होने लगती है या व्यक्ति तानाशाह बनने लगता है तो डिसीजन बड़े गलत सलत होने लगते हैं, और कई बार तो डिसीजन हो ही नहीं पाते क्योंकि रिस्क टेकिंग एपेटाइट कम हो जाती है। चीन ने 1990 से 2010 के बीच जो रिस्क लिए थे उसका फल उसको अभूतपूर्व प्रगति के रूप में देखने को मिला। अभी वो रिस्क टेकिंग एपेटाइट कैसे कम हो गई है, आप ये पूछेंगे। कम हो गई है, आपने कई बिजनेसेस का नाम सुना होगा जिनको चीन से अपना सामान समेटना पड़ गया। आपको कई ऐसी वेबसाइट्स का नाम सुना होगा, गूगल जैसी या दूसरी, जिनको अपने बिजनेसेस बिल्कुल नए तरीके से चीन में बनाने पड़े उनकी नीतियों के अनुरूप। आपने कुछ ऐसे बड़े बड़े टाइकून्स का भी नाम सुना होगा जिन पर एक प्रकार से चीनी सरकार ने हमला ही कर दिया। अलीबाबा के मालिक उनमें से एक हैं, जैक मा। ये अगर नाम आप गूगल करेंगे तो यही आएगा कि अरे कितने महीनों कितने हफ्तों से वो देखे नहीं गए हैं या बहुत कम देखे गए हैं जब से उन पर चीनी सरकार ने शिकंजा कसना शुरू किया है। तो एक प्रकार से उन्होंने अपने रिस्क लेने कम कर दिए, और वो रिस्क जिसने चीन को साइंस के क्षेत्र में कम से कम 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऐसे तमाम क्षेत्रों में चीन एक वर्ल्ड लीडर बन के उभर रहा था, वहां पर उन्होंने एक तो रोक लगाई और दूसरा कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी, कोई ऑल्टरनेटिव सिस्टम शुरू नहीं किया कि चलो पुराना सिस्टम तो हम खत्म कर रहे हैं, कोई ऑल्टरनेटिव सिस्टम जिसमें नवाचार के लिए, जिसमें उद्यमिता के लिए स्कोप हो, कि जो बहुत ही आपके उद्यमशील लोग हैं, जो नवाचार करने वाले क्रिएटिव लोग हैं, वो खुद को बंधा हुआ फील ना करें। आप पुराना सिस्टम खारिज भी करें तो कोई नया सिस्टम तो लेकर आए, वो भी नहीं हुआ है। इसके अलावा चीन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी थोड़ा अलग थलग देखने को मिल रहा है, कि बिल्कुल अलग उस समय से जो जियांग जेमिन साहब का समय था जब पश्चिम मानता था कि चीन उसका सहयोगी है। अब ना सिर्फ पश्चिम बल्कि दुनिया के तमाम मुल्क उनका चीन के साथ सहयोगात्मक रवैया बहुत इमेज पे डिपेंडेंट नहीं है, वो कुछ दी जा रही वित्तीय सहायता पर तो निर्भर है, लेकिन जैसे ही वित्तीय सहायता बदलती है, कुछ शर्तें इधर उधर होती हैं, कोई प्रोजेक्ट इधर उधर हो जाता है तो दुश्मनियां बढ़ जाती हैं। इसके अलावा चीन के अपने पड़ोसियों के साथ भी संबंध लगातार गर्त में गए हैं, तो ये एक समस्या भी आई है। तो चीन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो तमाम बेनिफिट्स उन 2 दशकों में मिले थे, 90 के दशक में चीन विश्व व्यापार संगठन WTO का मेंबर भी बना था, तमाम दूसरे फायदे जो मिले थे, अब लग रहा है कि वो फायदे खत्म हो रहे हैं। तो संपादकीय क्या बताया अब तक हमें कि कहां कहां चूक हुई है शी जिनपिंग साहब के द्वारा। ये मामला समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये 2 नेताओं के बीच का कंपैरिजन भी है जो आज चीन में भी हो रहा है और हर नागरिक को करना चाहिए। एक वो नेता जिसे बहुत मजबूत नहीं माना गया था, उस नेता ने देश को ये सब दिया, और एक नेता जो बहुत मजबूत माना जाता है, तानाशाह लगभग माना जाता है, उसने देश के सामने क्या क्या समस्याएं खड़ी कर दी हैं। ये मूल्यांकन होते रहना चाहिए, राजनीति के विद्यार्थी के तौर पर भी और सजग नागरिक के तौर पर भी। तो आखिर में संपादकीय इस बात के साथ अंत करता है कि देखिए, चीन के इतिहास में जियांग जेमिन साहब का ज्यादा जिक्र नहीं होता क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत कंट्रोल है वहां के इतिहास पर। उनको एक भूला हुआ चैप्टर, बिसरा हुआ चैप्टर के तौर पर वहां की ऑफिशियल हिस्ट्री काउंट करती है, लेकिन वहां के लोगों पर आज भी उनकी छाप है, क्योंकि उस दशक में, उन दशकों में जो लोग बड़े हो रहे थे, जिनको उन नीतियों का फायदा मिल रहा था, आज वो लोग बड़ी बड़ी पोजीशंस पर हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, या अपने जीवन में कुछ बेहतर कर रहे हैं, और वो जानते हैं कि इन पॉलिसीज ने, जियांग जेमिन साहब की उन पॉलिसीज ने उनको उन बेहतरी तक पहुंचाने में एक भूमिका निभाई थी। तो सुगबुगाहट चीन की जनता में हो रही है, और ऐसे में ये सुगबुगाहट क्या रोल निभाती है, ये बहुत अधिक इस बात पर अपना असर डालेगा कि शी जिनपिंग को कैसे नेता के तौर पर याद किया जाएगा, या उनके बचे हुए कार्यकाल में, जो कि अभी काफी लंबा बचा हुआ है, उसमें क्या क्या चुनौतियां पेश आएंगी। तो ये था आज का संपादकीय। आपको आज का संपादकीय कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए संपादकीय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।